Hello friends, today we are going to start chapter gravitation which is related to class 11th. तो आज हम ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो 11th क्लास से रिलेटेड है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा. सबसे पहली बात एनालॉगी की. एनालॉगी का मतलब क्या हुआ, यह मैं एक छोटा सा टिप आपको देना चाहूँगा चैप्टर्स को पढ़ने के लिए. ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चैप्टर इस तरीके के हैं जिन दोनों चैप्टर्स के बीच में एक बहुत अच्छी एनालॉगी काम करती है. ग्रेविटेशन इज़ रिलेटेड टू क्लास 11th वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ रिलेटेड टू क्लास 12th. ठीक. एनालॉगी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आप ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आप फार्मूलाज तैयार करते हैं. अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ उसी तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. तो यहाँ से शायद कुछ आपको एनालॉगी का मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि दोनों में कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं. जैसे पोटेंशियल कॉमन आ रहा है, फील्ड दोनों में कॉमन आ रहा है, इंटेंसिटी दोनों में कॉमन आ रही है. तो एनालॉगी किस तरीके से काम करती है कि हम ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, पोटेंशियल का, फील्ड का और इंटेंसिटी का मीनिंग समझ लेते हैं. बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाकर के जहाँ पर भी ग्रेविटेशन वर्ड होता है उसकी जगह इलेक्ट्रिक वर्ड आ जाता है. तो जो कॉन्सेप्ट हम ग्रेविटेशन फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई होने लग जाता है. हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का मीनिंग हमको समझ में आता है, बस ग्रेविटेशन की जगह इलेक्ट्रिक वर्ड आ जाता है, मतलब मास की जगह चार्ज की बात होना शुरू हो जाती है. तो इस वीडियो को अगर वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो 12th पास आउट है, मतलब जो ड्रॉपर बैच से रिलेटेड हैं, जो 12th के बाद में तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से और ईजीली समझ गए होंगे. जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको शायद मेरी बात अभी बहुत अच्छे तरीके से या पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो आपको ये एनालॉगी समझ में आती जाएगी. नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही ये एनालॉगी वाली बात आप लोगों को क्यों बताई है. उसके पीछे एक रीज़न है कि पढ़ने का जो तरीका होता है, व्हाट इज़ द वे यू आर फॉलोइंग फॉर योर स्टडीज़. आप अपने पढ़ने के लिए क्या तरीका काम में लेते हैं, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए. तो 12th के बाद में जब आप ड्रॉपर बैच में होते हैं, आप जेईई या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो फिजिक्स में इस तरीके से चैप्टर्स के बीच में एनालॉगी काम करती है. जैसे काइनामेटिक्स में 1D मोशन और रोटेशन मोशन में एनालॉगी काम करती है, ऐसे अभी मैंने आपको बोला ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनालॉगी काम करती है. तो अल्टीमेटली ये एनालॉगी वाली बात अगर हम समझते हैं तो हम इस तरह से दो चैप्टर्स को एक साथ पढ़ लेते हैं तो बहुत कम टाइम में एक अच्छा आउटपुट आ जाता है और हम बहुत कम समय में अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ पाते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एनालॉगी वाली बात बताई है. ओके, बहरहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ग्रेविटेशन, राइट. तो सबसे पहले तो हमको ग्रेविटेशन का बेसिक मीनिंग समझना है, उसके बाद में फिर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर को. ग्रेविटेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, हमको ये तो मालूम है कि ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन साहब ने बताया था. अब न्यूटन साहब ने इस चीज़ के बारे में किस तरह से बताया था शायद आपको उसकी छोटी सी स्टोरी मालूम होगी, फिर भी मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि एक पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उसमें से एक सेब गिरा, तो सेब गिर करके नीचे ही आया, वो ऊपर नहीं गया. तो यहीं से न्यूटन साहब के माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक हुई कि ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ से जो सेब गिरा वो नीचे की तरफ ही गिरा, वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा. इसका मतलब कोई फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और उस फोर्स की वजह से वो सेब नीचे की तरफ ही गिरा, ऊपर की तरफ नहीं आया. यहीं से ग्रेविटेशन की खोज हुई, यहीं से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. तो ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या है, ग्रेविटेशन का मीनिंग बताया न्यूटन साहब ने
कि अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज हैं जिनके मास सपोज m1 और m2 हैं, इन दोनों बॉडीज को हम एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक दूसरे से रख दें, दूर रख दें, मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण काम करता है। उस अट्रैक्शन की वजह से दोनों मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, मतलब m1 की वजह से m2 पर अट्रैक्शन लगेगा तो m1 m2 को अपने डायरेक्शन में खींचना चाहता है, m2 की वजह से m1 पर अट्रैक्शन लगेगा तो वो m1 को अपने डायरेक्शन में खींचना चाहता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स को ग्रेविटेशन कहा जाता है, इसी फोर्स को ग्रेविटेशन कहा। अब सिंपल लैंग्वेज में हम ग्रेविटेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज के बीच में उनके मासेस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि अट्रैक्शन का रीज़न केवल मास नहीं होता है, चार्जेस की वजह से भी अट्रैक्शन का फोर्स आता है। वो चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी जाती है कि जब दो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीज़न केवल मास नहीं होता, इसलिए स्पेसिफिकली हमको यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज़ ड्यू टू द मासेस। तो जब दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज़ के बीच में उनके मासेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन, ठीक। तो बच्चों, ग्रेविटेशन का मीनिंग हमको समझ में आया कि मासेस की वजह से जो अट्रैक्शन लगता है उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक। अब सवाल हमारे सामने ये है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो ग्रेविटेशन है ये कितना होगा। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास m1 और m2 की वैल्यूज़ हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास है और हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन साहब ने हमको एक लॉ दिया था, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ हमको किसने दिया? न्यूटन साहब ने दिया था। अब ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? ग्रेविटेशनल लॉ दो बातें कहता है। पहली बात क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो ग्रेविटेशन है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन लग रहा होगा वो दोनों मासेस का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि ये जो फोर्स है ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो दो बातें हैं, इन दो बातों का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन दो बातों से मिलकर के लॉ बनता है और लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है एक्चुअल में। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो न्यूटन साहब ने देखे थे, न्यूटन साहब को महसूस हुए थे कि जो ग्रेविटेशन होता है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो बातें मिल गई हमको, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन करके लिखा तो ये बन गया F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल हट करके जब इक्वल का साइन आएगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज कॉल्ड g। तो g m1 m2/r², दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशन लगेगा उसका फॉर्मूला F इक्वल्स टू g m1 m2/r²। अब ये जो g है, इस g को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये बात तो समझ में आ रही है। यूनिवर्सल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? आपको बाकी के कांस्टेंट्स के साथ में ये वाला वर्ड नहीं मिलेगा, केवल इस कांस्टेंट के साथ में आपको ये यूनिवर्सल वर्ड मिलेगा। यूनिवर्सल वर्ड इसके साथ में क्यों यूज में लिया? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता।
मतलब मासेस के बीच में एयर हो, वैक्यूम हो, वाटर हो, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी सॉलिड हो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कुछ भी हो, ये जो कांस्टेंट है ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। वैक्यूम के लिए भी वैल्यू वही आएगी और मीडियम के लिए भी वैल्यू वही आएगी। और पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हम बात कर रहे हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, किसी भी तरह से चेंज नहीं होती है। दिस इज वाई दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल वर्ड का मीनिंग होगा कि यूनिवर्सली, मतलब पूरे यूनिवर्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू एक जैसी है, कहीं पर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक, और इसकी वैल्यू होती कितनी है? जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट बनाने का एक बहुत छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यूनिट बनाना नहीं आता है तो यूनिट यहाँ फॉर्मूले से बना देंगे। एक बार के लिए अगर मैं यहाँ से जी का फॉर्मूला तैयार करूँ तो F(r²) अपॉन m1 m2। अब जी की यूनिट बनाते हैं। F के लिए तो हो गया न्यूटन, r² के लिए हो गया मीटर स्क्वायर, और m1 और m2 दोनों के लिए केजी, तो केजी स्क्वायर। तो ये यूनिट मिल गई हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, सिंपली हमको ये यूनिट याद रह जाएगी। तो G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये वैल्यू फिक्स है, जहाँ भी इस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी यही वैल्यू ली जाएगी। ठीक, तो यहाँ से साहब हमको फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। ठीक, एक छोटी सी चीज़ और हम चेक करके देखें कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स वीक फोर्स है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, वैल्यू के बेसिस पर अपन इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। m1 m2 की कुछ वैल्यूज होगी ग्राम में या किलोग्राम में। जनरली जो हम मासेज लेकर के चलते हैं, ग्राम में लेकर के चलते हैं, कुछ उनके बीच का डिस्टेंस होगा। जो जी की वैल्यू है उसमें 10⁻⁻11 है। इसका मतलब जी की वैल्यू बहुत कम है, और जी की वैल्यू बहुत कम है तो फोर्स की वैल्यू भी बहुत कम आएगी। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ वीकर फोर्स, मतलब ये कमज़ोर बल है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा कंसीडर किया जाता है? न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, और जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो एक वीकर फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन की अगर बात करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं कि दोनों मासेज एक दूसरे को अटैक करेंगे, तो m1 की वजह से m2 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में हुआ, जिसको हमने कहा F21। 2 1 का मतलब हुआ 2 पर 1 की वजह से, मतलब m2 पर m1 की वजह से। और ये जो फोर्स लग रहा है इसको मैंने लिख दिया है F12 1 पर 2 की वजह से। क्लियर है ये बात? तो फोर्सेस के डायरेक्शन आ गए, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ से एक कंक्लूजन और निकाला जा सकता है। भाई ध्यान से अगर देखें तो दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। क्या दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा? इस फॉर्मूले से चेक करें तो F12 इज इक्वल्स टू F21, दैट इज इक्वल्स टू GM1m2 अपॉन r²। मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये बात सुनकर के हमें कोई लॉ याद आता है क्या कि दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है? ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, शायद एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन में हम क्या कहते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी। तो एक्शन रिएक्शन यही तो कहता है, और यही बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन लॉ ओबे होगा। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन लॉ ओबे होता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में। ठीक, होपफुली यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एक बार वापस से अपन समराइज कर लेते हैं चीज़ों को फटाफट से। ग्रेविटेशन का मतलब हुआ दो मासेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, या मासेस की वजह से लगने वाला अट्रैक्शन, विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होगा, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। ये जो जी आया इसको हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोला। यूनिवर्सल इस वजह से बोला कि पूरी दुनिया में, पूरे जहान में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्सेज के मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन लॉ एप्लीकेबल है। ठीक, ये बात अपन को क्लियर हुई। अब इसके छोटे छोटे से कुछ एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं वो बात अपन को समझ में आ जाएगी। तो हमने एक एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि मान लो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ही, और एक हमारे पास में प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब प्लस ही। इतना तो हमको मालूम ही है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। मान लो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस है। अब मुझे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर ले तो मेरे द्वारा बताया गया सॉल्यूशन आप चेक करना। अब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 यहाँ थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के चलना, मासेज लिखने हैं किस किस के, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का कितना हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 और प्रोटॉन का हो गया 1.67 इंटू 10⁻27। आर हो गया 1 एंगस्ट्रम, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर और इसका स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻, ये हो गया -10⁻11 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻27 और अपॉन में 10⁻20। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, जो भी आंसर आना है न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हुआ कि भाई दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी है, दो पार्टिकल है, उनके बीच में फोर्स निकालना है, सीधे सीधे हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। मान लो कोई एग्जांपल हमारे सामने ऐसा है जिसमें 2 से ज़्यादा मासेस हों और फिर हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो। किस तरह से, इस सिचुएशन को समझना कि मान लो एक लाइन पर 3 पार्टिकल रखे हुए हैं। यहाँ पर पार्टिकल मास m, यहाँ पर पार्टिकल का मास m/2 और सपोज यहाँ जो पार्टिकल रखा उसका मास भी m। ठीक, इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो a और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है से 2 है, ऐसा हमने मान लिया। एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं चीज़ को समझने के लिए। ठीक, तो अब हमको जो सिस्टम दिखाई दे रहा है उसमें 3 पार्टिकल है और किसी एक पार्टिकल पर हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये जो मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आपने सुना होगा या बुक में पढ़ा होगा या इसको पढ़ भी लेंगे, बट इसको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स को कैलकुलेट करने में किस तरह से काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी भी एक पार्टिकल पर जो नेट फोर्स आएगा वो अलग अलग पार्टिकल्स की वजह से उस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे उन सब का रिजल्टेंट फोर्स आएगा। और सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि एक पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। उनका वेक्टर सम करने से जो आएगा वो हमारा रिजल्टेंट या नेट फोर्स हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब ये तो बात हुई एक स्टेटमेंट की, एक बात को कहने का तरीका। इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला स्टेप कि जिस पार्टिकल पर हमें नेट फोर्स चाहिए उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका डायरेक्शन दिखा लो। ठीक, तो पहला स्टेप, जैसे मैंने कहा कि मुझे इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है
तो अब इस पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं मैं उन फोर्सेस के डायरेक्शन दिखा दूँ। अब इस पर फोर्सेस लगाने वाले कितने पार्टिकल, कितने मास हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो पहले मैं इस पर फोर्स का डायरेक्शन दिखा लूँ। लेफ्ट साइड में जो मास रखा हुआ है उसकी वजह से इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वो हो गया F1। राइट में जो मास रखा हुआ है उसकी वजह से इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वो हो गया F2। ठीक, ये तो हुई फोर्स का डायरेक्शन। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जिस पर भी अपन को फोर्स चाहिए उस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं उनका डायरेक्शन दिखा दो। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। सेकंड स्टेप आता है कि जो फोर्सेज लग रहे हैं उन फोर्सेज के मैग्नीट्यूड लिख लो। हमारा ये जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², इसके बेसिस पर फोर्स लिख लेते हैं। तो F1 इक्वल्स टू G, M1 ये हो गया, M2 ये हो गया, तो Gm1m2 अपॉन r²। सही अप्लाई किया फॉर्मूला। भाई दोनों पार्टिकल का मास कितना है, m और m, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a, तो फोर्स कितना आ गया, Gm² अपॉन a²। दूसरे फोर्स की अगर बात करें तो F2 इक्वल्स टू Gm m/2 और अपॉन में 2a का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू Gm² अपॉन ये आ जाएगा 8a²। क्लियर, ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि फोर्सेस के डायरेक्शन आपके पास हैं, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड आपके पास है, तो वेक्टर को सोल्व करना आप जानते हो। उनके डायरेक्शन के बेसिस पर आपको एंगल मिल जाएगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका बेसिक फार्मूला हमारे पास है ही। वो बेसिक फार्मूला क्या कहता है कि अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। यही कहता है, बस इसके बेसिस पर हम सोल्व कर लेंगे। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। हमारे केस में अगर बात करें तो एफ नेट इक्वल्स टू, अब जो दोनों फोर्सेज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जब यहाँ पर ए और बी के बीच में हम थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री लेते हैं तो आर इक्वल्स टू क्या आता था, या तो ए माइनस बी या बी माइनस ए, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ए माइनस बी करना है, बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो बी माइनस ए करना है, अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो। ठीक, हम यहाँ पर एफ नेट की बात करें, F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। F1 का मैग्नीट्यूड ये रहा, F2 का मैग्नीट्यूड ये रहा, तो F1 F2 से बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या लिखना चाहिए, F1 माइनस F2, दैट इज इक्वल्स टू Gm² अपॉन a² माइनस Gm² अपॉन 8a²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 7Gm² अपॉन 8a² आ गया क्या, ये नेट फोर्स आ गया। ठीक, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन कौन सा आएगा, हमने लिखा है F1 माइनस F2, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके डायरेक्शन में नेट आ जाएगा। F1 माइनस F2, F1 F2 से ज़्यादा है तो नेट फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फोर्स का डायरेक्शन भी मिल गया और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। इज़ दैट क्लियर, यहाँ तक की कुछ बात समझ में आई। तो ये तीन स्टेप है, ये तीन स्टेप मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। तीन स्टेप क्या है कि पहला स्टेप ये कहता है कि जिस भी पार्टिकल पर या जिस भी मास पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है उस पर जितने भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के डायरेक्शंस दिखाओ। सेकंड स्टेप ये कहता है कि उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिख लो Gm1m2 अपॉन r² के फॉर्मूले से। थर्ड स्टेप ये कहता है कि डायरेक्शन के बेसिस पर आपको दोनों के बीच का एंगल मिल ही जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ में लेकर के हम रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल और कराता हूँ। इस एग्जांपल में तो मैंने आपको समझाया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे स्क्रीन पॉज करके, फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे बाद में। मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड सेम हो गए, ए मान लिया, और पार्टिकल रखे हैं m, m और m मास के।
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताया था कि पहले डायरेक्शन डिसाइड करो, फिर मैग्नीट्यूड लिखो, फिर रिजल्ट निकालो, ठीक है, उसी तरह से करना। अब मैंने कहा कि मुझे इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा ये सॉल्व कीजिए। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, सॉल्व करके देखिए, मैं जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको बाद में चेक कीजिएगा। सॉल्यूशन क्या कहता है कि इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो पहले फोर्स का डायरेक्शन दिखाओ। तो इस मास की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, इस डायरेक्शन में नाम दे दिया F1। ऊपर वाले मास की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, इस डायरेक्शन में नाम दे दिया F2। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू G M1 M2, M और M स्क्वायर हो गया ना, और अपॉन A स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर है भैया? आप F1 का एक्सप्रेशन चेक करो, तो M1 कितना है M, M2 कितना है M, डिस्टेंस कितना है A, तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही F2 मिलेगा, तो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब दोनों के बीच का एंगल चेक कर लो, क्या 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो रिजल्टेंट फोर्स हम क्या लिखेंगे, F इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा अंडर द रूट, वही आर वाला फॉर्मूला। तो रूट में ये हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3, दिस विल बी द आंसर। ये आ गया नेट फोर्स। ठीक है, आपने जो सॉल्व किया उससे मैच करके देखिए। आपने बिल्कुल अगर सही सॉल्व किया है तो बहुत बहुत बधाई हो, और सही सॉल्व नहीं हुआ है तो आप देखिएगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। ठीक, एक छोटी सी बात और, कि यहाँ जो हमारे पास में नेट फोर्स आया, उस नेट फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट आपने शायद वेक्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है या ये नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दो फोर्सेस के, मतलब दो वेक्टर्स के अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बिल्कुल बीच में से पास होता है। मतलब उनके बीच का जो एंगल है उसको इक्वली बाइसेक्ट करता हुआ जाता है, इक्वली बाइसेक्ट करता हुआ। तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बिल्कुल बीच में से पास होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आएगा, यहाँ से भी 30 डिग्री और यहाँ से भी 30 डिग्री। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? क्या ये बात क्लियर है? इसका एक एग्जांपल और हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं, मान लो एक स्क्वायर। ठीक है, ये भी सिंपल एग्जांपल है। इसके भी जितने कॉर्नर हैं, सारे कॉर्नर्स पर m मास है, साइड A मान लो स्क्वायर का। किसी भी एक मास पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, मान लो इस पर करना है। पॉज करो स्क्रीन को और आप चेक करके देखना, सॉल्व करो पहले, अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो इस पर कितने फोर्स आएंगे, 3। एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्शन का इस डायरेक्शन में हो गया F1। ऊपर वाले की वजह से आएगा इस डायरेक्शन में, हो गया अट्रैक्शन का F2। और इधर वाला जो है उसकी वजह से अट्रैक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F3। ठीक, मुझे लगता है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा। क्या कहते हैं आप? F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू कितना आएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F3 इक्वल्स टू, अब इसकी वजह से जो आएगा जी M1 M2 अपॉन, ये वाला डिस्टेंस देख लो कितना है, A√2 है क्या, तो डिस्टेंस हो गया A√2 और इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक,
अब बात यह कि F1, F2, F3 तीनों का डायरेक्शन आ गया, तीनों का मैग्नीट्यूड लिख लिया, अब इनका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अलग से मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया F1, ये हो गया F2, और बिल्कुल बीच में से पास होता हुआ ये हो गया F3। इन तीनों का रिजल्ट हमको कैलकुलेट करना है। तो तीन वेक्टर्स का रिजल्ट निकालने का तरीका क्या है? पहले किन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकालो, फिर उस रिजल्ट के साथ में तीसरे वेक्टर को लो, फिर फाइनल रिजल्ट निकालो। तो हम F1 और F2 को पहले ले लें, किन्हीं भी दो को हम ले सकते हैं पहले, लेकिन एक कन्वीनियंस वाली बात, एक समझदारी वाली बात क्या है कि जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हों उनको पहले ले लेना चाहिए। तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने पहले F1 और F2 का रिजल्ट ले लिया। मान लो F4, दैट इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस। F1 और F2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आप समझ रहे हैं मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ? वही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 जीरो हुआ तो ये पूरी टर्म खत्म हो गई। तो F4 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। राइट सर? तो F4 इक्वल्स टू ये आ गया। अब F1 और F2 का रिजल्ट ये है, और ये रिजल्ट होगा कौन से डायरेक्शन में? जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल बीच में से पास होकर के जाएगा। तो ये बिल्कुल बीच में से पास होता हुआ F4। क्योंकि F1 और F2 का रिजल्ट है तो F1 और F2 को तो छोड़ दो, खत्म हो गई इनकी बात। तो इनका रिजल्ट तो F4 आ गया। अब हमारे सामने दो वेक्टर हैं F4 और F3। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में? तो ये रहा हमारा F3 और ये रहा हमारा F4, सेम डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या लिखें? दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दें क्या? सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ऐड करेंगे तो F3 प्लस F4 दैट इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो 1/2 प्लस रूट 2। अब इसको एलसीएम लेकर के फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, जिस भी फॉर्म में आप इसको लिखना चाहो। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? तो इस तरह से 3 फोर्स, 4 फोर्स, कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करना अगर जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी फोर्सेस हो। तो 3 स्टेप एक बार वापस से रिपीट कर दो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करने के लिए, कि पहले सारे फोर्सेस के डायरेक्शन दिखाएं, उसके बाद में उनके मैग्नीट्यूड लिखें, उसके बाद में डायरेक्शन के बेसिस पर रिजल्ट निकालें। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, रिजल्ट, इस तरह से काम करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जिससे हम किसी भी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा वीडियो आप एक बार देखिएगा। बेसिक चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड। और वीडियो अगर आपको पसंद आया और यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी ग्रेविटेशन के कुछ वीडियोस मिलेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोगों के साथ में मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।